हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी तक आपके 4 एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अभी जो अपने मेन एग्ज़ाम बचे हैं वो है IBPS PO मेंस का, और साथ ही जो अभी तक 2 एग्ज़ाम आने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके SBI PO एंड क्लर्क। तो इन्हीं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपन यहाँ पे आज मिले हैं। तो बस इन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। तो इंग्लिश और मैथ्स में आपको यहाँ पे कंटिन्यूस प्री और मेंस की क्लासेस मिल रही हैं। उम्मीद है आप उनको देख रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बस अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो आज की क्लास है एरर डिटेक्शन की, और यहाँ पे है जो बहुत ही अच्छे लेवल के मेंस लेवल के अपन यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा लोडेड रहेगा। तो आज के सेशन में अपन चेकलिस्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे यानी कि 10 क्वेश्चन करेंगे, और कल है जो इसका पार्ट नंबर सेकंड करेंगे यानी कि आगे 11 से लेकर 20 तक करेंगे। नहीं तो सेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके लिए। और इन्हीं क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है और मल्टीपल क्वेश्चन है, इसके लिए है जो यहाँ पे 10 क्वेश्चन में भी अपन है जो लगभग 30-40 क्वेश्चन है जो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस जुड़े रहिए और पूरा देखिए वीडियो, और साथ ही कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके आप शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर की जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है और जो इम्पोर्टेंट PDFs है जो मैं शेयर करता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला है जो क्वेश्चन 1 से 7 है आपके, ए स्टेटमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट लेबल्ड ABCD एंड P। तो एक स्टेटमेंट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उनको नाम दे रखे हैं। जो पार्ट P है आपका वो हाईलाइटेड है बोल्ड में, और वो क्या है आपका एकदम करेक्ट है, यानी जो पार्ट P है उसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं है आपकी। अब बोला है आउट ऑफ द रेस्ट ओनली 1 पार्ट इज एरर फ्री। अब यहाँ पे बोला है कि P तो आपका एरर फ्री है। अब बचे हुए ये 4 हैं, इन चारों में से 3 में तो आपका एरर है और एक है जो आपका क्या है, एरर फ्री है। तो आपको उस पार्ट को मार्क करना जो क्या है, एरर फ्री है, ठीक है ना। यानी कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि 3 पार्ट में आपको एरर फाइंड करना है, और जो पीछे एक पार्ट बचेगा एरर फ्री, वही क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर मान लीजिए चारों में आपका एरर हो गया है तो आपको ऑप्शन नंबर E यहाँ पे टिक कर देना है, जिसका मतलब है कि जो बचे हुए चारों पार्ट है P को छोड़ के उन सब में क्या है, एरर है। तो ये क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो के एंड तक पूरा जुड़ना है और यहाँ पे सीखते रहना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन रीड करते हैं और एक एक पार्ट को यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या एरर आपका हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास says the central bank has been evaluating the experience of the 3.5 years of the working of the monetary policy framework since mid 2016, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन समझते हैं जो पहला पार्ट है इसमें आपका क्या एरर हो सकता है और यहाँ पे आपका क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं, सेंटेंस में बोला क्या है कि जो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास है उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल बैंक है 2016 के जो मिड से है, जो यहाँ पे आपके बोला है जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके कामकाज के 3.5 साल के अनुभव का मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एरर क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3.5 years। अगर यहाँ पे करेक्ट फ्रेज की बात करें तो ये आपका फ्रेज इनकरेक्ट होता है। अगर इसी तरह का आपका है जो टाइम इंटरवल लिखना है तो उसका सही होता है आपका, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये होगा आपका 3.5 years, ठीक है ना। तो 3.5 years होगा, ना कि 3.5 years होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका करेक्ट फ्रेज होगा, यानी कि ए में क्या है आपका एरर है, तो ए आपका आंसर नहीं होगा। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे ए का एरर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आगे रीड करते हैं और देखते हैं आगे और क्या है। दिस इज मोस्ट वेलकम, यानी कि इसका स्वागत है। इंडिया एडेप्टेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग इवन एज द डेवलप्ड वर्ल्ड वाज abandoning it in the wake of the global financial
क्राइसिस ऑफ 2007-8। तो यहाँ पे अब अपन बी में समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो बी में क्या बोला है, बी में बोला है कि जो भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है ना, तो उसका क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है, उसका स्वागत है। तो भारत ने यहाँ पे जो आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे इन्फ्लेशन का टारगेट किया है, ठीक है ना, उसको अपनाया है। जबकि जो यहाँ पे जो वर्ल्ड है आपका कैसा है, डेवलप्ड वर्ल्ड है। तो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसने 2007-8 के जो यहाँ पे जो आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है ना, तो उसके मद्देनज़र इसे छोड़ रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो कुछ वर्ड होते हैं जिनका अपन मीनिंग समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले अगर बी की बात करें अपन यहाँ पे, तो इसमें देखिए क्या क्या है आपके 3 वर्ड होते हैं। सबसे पहला तो है आपका जो इसमें दे रखा है एडेप्ट। तो एडेप्ट वर्ड होता है, तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है, टू एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी के हिसाब से डाल देना, एडजस्ट करना, ठीक है ना, ये होता है। दूसरा वर्ड होता है आपका एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडॉप्ट का मतलब होता है किसी को अपनाना, टू एक्वायर। और तीसरा वर्ड होता है आपका एडिप्ट। तीनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर देना, ठीक है ना। एडिप्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपका, तो कोई भी आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्किलफुल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुणवान व्यक्ति है, उसको अपन एडिप्ट कहते हैं। किसी भी स्किल को अपनाना, सीखना उसको, स्किलफुल बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डेक्स्टरियस। तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेक्स्टरियस। तो डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, किसी काम में आपका क्या होना, निपुण होना उसमें, यानी कि उसमें एक्सपर्ट होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तीनों वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इंडिया एडेप्ट, कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है ना, एडेप्ट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना। तो इंडिया एडजस्ट नहीं कर रही है, इंडिया एक्वायर कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, अपना रही है किसको, इन्फ्लेशन टारगेट के को। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपका एडेप्टेड नहीं आके उसकी जगह क्या आएगा, अडोप्टेड आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो बी का आपका यहाँ पे एरर होगा, ठीक है ना, तो उसमें बी में क्या होगा आपका, इसकी जगह एडेप्टेड की जगह क्या आएगा, अडोप्टेड आएगा। ये आपका किसका एरर है, बी का, ठीक है ना। अब आगे अपन रीड करते हैं सी का और देखते हैं कि उसमें भी आपका क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है, देयर आर मैनी हु वुड अर्ज द बैंक टू परसिस्ट ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऐसे कई लोग हैं जो बैंक से यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर बने रहने का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आग्रह, अर्ज करने का मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो देयर आर मैनी हु, तो देखिए मैनी बहुत सारे हैं, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो आपको पता है देर होता है, ठीक है ना, ये कोई आपका सब्जेक्ट नहीं होता, सूडो सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो इसके पीछे वाले के हिसाब से आती है, तो किसके हिसाब से आती है, मैनी हो। तो मैनी यानी कि बहुत सारे, इसके लिए क्या आया आपका, आर आया है, ठीक है ना। द बैंक टू परसिस्ट ऑन इन्फ्लेशन, परसिस्ट के साथ में क्या आता है आपका, ऑन आता है, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो यानी कि सी में कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ से आपका पहले तो अपने को आंसर मिल गया, अपना आंसर कौन सा है, सी है। अब आगे अपन समझते हैं सेंटेंस को, और डी का भी एरर निकालना है अभी, तो वो भी देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे रीड करते हैं और समझते हैं इसको। तो देखिए, एल्बिट यूजिंग एन इंडेक्स मोर अप्रोप्रिएट देन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन विच ओवर 60% वेटेज इज असाइन टू फूड एंड फ्यूल। आगे बोला है आपको यहाँ पे कि हालांकि जो यहाँ पे आपका जो बात की जा रही है, ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, यानी कि जो CPI की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो CPI की तुलना में अधिक उपयुक्त यहाँ पे आपको क्या है, इंडेक्स का उपयोग करते हुए, जिसमें 60% से अधिक जो आपका वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, फूड और फ्यूल का रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह से बोला है। आगे क्या बोला है, विच आर नॉट एमनिएबल टू मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस ऑफ द नॉर्मल काइंड बट दैट वुड नॉट गो इनफ।
ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सामान्य प्रकार के जो आपके यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या नहीं है, ये आपका एमिएबल। इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल नहीं है, ठीक है ना। एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, जो आपके हिसाब से हो, तो उसके अनुकूल नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा, बट द वुड नॉट गो इनफ, लेकिन ये क्या नहीं होगा, आपका पर्याप्त नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपन बात करें तो करेक्ट फ्रेज होता है नॉट गो इनफ नहीं होता है आपका। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, नॉट गो इनफ ऐसा कोई नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी कि ये इनफ, यानी कि आपको यहाँ पे फ्रेज का मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये आपका ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगा। यहाँ पे इस तरह की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका एरर क्या होगा, ये होगा। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए आपका, इसकी जगह आना चाहिए आपका गो फार इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है, और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट पी ही आया है आपका, यानी कि जो नो एरर है, तो इसको अपन रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि इंडिया विल be in the United Nations Security Council UNSC for a 2 years terms beginning January 1st, यानी कि यहाँ पे बोला है कि इंडिया विल बी बैक इन द, यानी कि जो ये आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वापस आएगा 2 साल के टर्म के लिए, ठीक है ना, 2 साल के पीरियड के लिए वापस आएगा, जो आपका शुरू होगा जनवरी 1, ठीक है ना, 2021 से, एट ए क्रिटिकल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएन, ठीक है ना। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम में वापस है जो एंट्री करेगा, जो किसकी, यूएन की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। अब आगे रीड करते हैं अपन यहाँ पे, इट इज़ होप्ड डेट बाय देन कोविड-19 विल हैव सबसिडेड ए यूएस प्रेजिडेंट विल हैव बीन इलेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अपने को बोला गया है कि यह होप की जाती है कि तब तक कोविड-19 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एक अमेरिकी राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो ये 21 की बात की जा रही है, तो उस टाइम क्या थे, आपके इलेक्शन चल रहे थे, ठीक है ना, तभी तो आपके जो बाइडेन है जो चूज़ किए गए थे। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो ए में आपका कोई भी एरर नहीं है, तो ए अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या है, एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है ना। पैसिव वॉइस है, इसके बाद में V3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे विल हैव सब्स्टिट्यूट, यानी कि विल हैव सब्स्टिट्यूट, विल फिर क्या है आपका, हैव प्लस V3 है, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, क्योंकि अभी चूज़ नहीं किए गए हैं, आगे चुने जाएंगे, और कोविड-19 है जो कम नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, इस तरह से उम्मीद की जा रही है। इसके लिए यहाँ पे टेंस का हिसाब से सही है, और यहाँ पे अभी इलेक्टेड नहीं हुए, चुने नहीं गए हैं, प्रेसिडेंट चुन लिए जाएंगे, तो इसके लिए दोनों जगह आपका क्या आया है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया है। तो एकदम सही है सारे अपनी जगह पे। तो पहले तो अपना आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, आगे रीड करते हैं और देखते हैं किसमें क्या एरर हो सकता है। तो एंड द काउंटर्स ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मे हैव इमर्ज्ड। अब यहाँ पे बोला गया है आपको कि और एक नए विश्व व्यवस्था की रूपरेखा उभर सकती है। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे सब बात की जा रही है फ्यूचर की, ठीक है ना, सारी बात किसकी की जा रही है, फ्यूचर की। पर यहाँ पे जो मे हैव बीन, मे हैव इमर्ज्ड है, ठीक है ना, ये आपका फ्यूचर टेंस का यहाँ पे क्या नहीं है, जो उसका यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं है, क्योंकि फ्यूचर टेंस का अगर अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, विल हैव प्लस V3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका मे हैव V3 लगा है, तो इसके हिसाब से ये क्या है, आपका रॉन्ग है। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, तो उसमें आपका हमेशा क्या आता है, विल या शैल हैव प्लस V3 आता है, और कोई दूसरा मॉडल वर्ब आपका फ्यूचर में नहीं आता है। तो इसके हिसाब से बी में आपका यहाँ पे क्या हो गया, एरर हो गया है। तो अगर यहाँ पे अपन करें तो करेक्ट करें इसके हिसाब से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए विल, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपका क्या आना चाहिए, मे हैव की जगह यहाँ पे आपका विल प्रोबेबली,
हैव इमर्ज्ड, यानी कि विल हैव V3 ये आना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया है। आगे अपन देखें, अगर सी में यहाँ पे इंडिया इज सर्विंग फॉर द 8 टाइम्स एंड हैज़ ए रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सम ऑफ द सेमियल रेजोल्यूशन ऑफ द UNSC। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे कि UN जो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके कुछ मौलिक प्रस्ताव में योगदान देना है, यहाँ पे बोला गया है। अब आपको बोला गया है कि भारत 8 बार यहाँ पे क्या कर चुका है, यहाँ पे सर्व कर चुका है, यानी कि 8 बार है जो यहाँ पे सेवा कर चुका है। और इसका रिकॉर्ड है कि जो UN काउंसिल आपकी है, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो आपके यहाँ पे मौलिक प्रस्ताव है, यानी कि सेमियल रेगुलेशंस है आपके यहाँ पे, उसमें क्या करता है, वो योगदान देता है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करें तो आपके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है ना, इसका मतलब होता है आपका 8 बार, ठीक है ना। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट होता है आपका 8 टाइम्स, इसका मतलब होता है आपका 8वीं बार, 8वीं बार। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइम होते तो अपन क्या बोलते हैं, 8 बार नहीं 8वीं बार। तो इसका मतलब इंडिया है जो आपका चूज़ किया गया है 8वीं बार, तो इसके हिसाब से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये तो क्या है, गलत, और ये क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, 8 टाइम्स आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे रीड करते हैं अपन यहाँ पे और देखते हैं कि डी में आपका क्या एरर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉन्ग डिबेट on the expansion of the UNSC, many countries which have never served the council have begun to claim their turn। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो UN आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो एक्सपेंशन पे बहुत ही लंबी बहस के परिणाम स्वरूप कई देश जो कभी भी इसकी सर्व करने के लिए यहाँ पे चूज़ ही नहीं किए गए थे, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी सेवा करने के लिए आपके परिषद की सेवा नहीं करते हैं, ठीक है ना, वे यहाँ पे जो इस काउंसिल में है शामिल हो गए हैं और अपनी बारी का दावा करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज है जो इसमें शामिल तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, अपना दावा कर रही है कि हमारा टर्न है, हमारा टर्न है, इस तरीके से बात की जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो सर्व द काउंसिल, ठीक है ना, तो सर्व द काउंसिल ये एक तरह से क्या है, आपका रॉन्ग फ्रेज है। तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या आएगा, करेक्ट फ्रेज आएगा आपका सर्व्ड द काउंसिल आएगा, ठीक है ना। हैव नेवर, क्योंकि हैव के बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना, तो इसके लिए ये क्या बनेगा, आपका गलत बनेगा। तो इसके लिए आपका करेक्ट फॉर्म ये होगा। तो COD में भी क्या है, एरर है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ही आपके अच्छे PO मेंस लेवल के क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे, सबसे टॉप लेवल है इसका। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो सबसे पहले देखिए, अपन रीड करते हैं और समझते हैं। देखिए, इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड पब्लिक लॉकडाउन्स, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स ऑफ टेरिटरीज, यहाँ पे आपको बोला है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के समय में और जो पब्लिक लॉकडाउन है उस पीरियड के दौरान यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स ऑफ टेरिटरीज, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स, यानी कि क्लेम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे दावा करना, और यहाँ पे काउंटर क्लेम्स का मतलब क्या होता है, इसके खिलाफ कोई दूसरा दावा करेगा। तो इसी में है जो टेरिटरीज है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बोला गया है। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे पहले ये अपन P वाला है जो इसको भी रीड कर देते हैं साथ में, ताकि अपन पूरा A का कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए, फिर उसके हिसाब से अपन क्या देखेंगे, एरर देखेंगे यहाँ पे। तो पहले P वाला भी रीड कर दे। इन एंड अराउंड द कालापानी रीजन लोकेटेड एट द
ट्राई जंक्शन बिटवीन नॉर्थन इंडिया, वेस्टर्न नेपाल एंड द साउथर्न चाइना, तिब्बत। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन का पीरियड था उस दौर में उत्तरी भारत, पश्चिमी नेपाल और आपका दक्षिणी चीन या तिब्बत के बीच यहाँ पे जो ट्राई जंक्शन था, ठीक है ना, उस पर स्थित जो काला पानी जो एरिया है उसमें और इसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ पे क्या किए गए, क्लेम और काउंटर क्लेम किए गए कि ये हमारा है, हमारा हमारा, इस तरह से यहाँ पे ज़मीन के ऊपर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है तीन देशों का। ट्राई जंक्शन किस किस का, यहाँ पे आपका नेपाल का, ठीक है ना, इंडिया का और यहाँ पे चाइना का। तो ये बात बोली गई है। अब यहाँ पे अपन ए की ओर आते हैं कि ए में आपका यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे अपन अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात समझते हैं क्लेम्स ऑफ। क्लेम्स ऑफ इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, रिजेक्ट करना, टू रिजेक्ट, या फिर क्या करना, डिसमिस करना, या फिर डिनाई करना। ठीक है, तो क्लेम्स ऑफ है, इसका मतलब मना कर देना। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये क्लेम्स है और ये ऑफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने इस जो ये आपका काला पानी रीजन है उसके ऊपर दावा किया है या उसको मना किया है। तो देखिए ट्राई जंक्शन है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो क्या है, उन्होंने अपना दावा किया है यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये मेरा है, मेरा है, मना नहीं किया है, तो इसके हिसाब से ये तो क्या होगा, गलत होगा। अब ये गलत होगा तो यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा, तो करेक्ट आएगा यहाँ पे क्लेम्स ऑन। तो क्लेम्स ऑन कैसे याद रखोगे, ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को चालू करना, तो क्लेम्स ऑन यानी कि अपना दावा क्या है, चालू है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई लीगल राइट या कोई मनी से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो उस पे अपन अपना दावा करते हैं, तब क्या आता है आपका, क्लेम्स ऑन आता है, ठीक है ना। तो ये था ए का एरर, यानी कि ए अपना आंसर यहाँ पे नहीं है। तो इन प्रेपोजिशन को आप है जो ये फिक्स प्रेपोजिशन है तो इनको आप है जो नोट कर दीजिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे अब अगर अपन बी की बात करते हैं और देखते हैं बी में क्या एरर है। तो हैव बीन रेफ्यूज्ड टू बिकम एन इशूज दैट हैज़ एम्ब्रॉयड इंडिया एंड नेपाल इन ए पॉलिटिकल डिबेट। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो दावे हैं ये फिर से उभर कर एक मुद्दा बन गए, यानी कि फिर से आपके उठ के सामने खड़े हो गए हैं, फिर से क्या बन गए, एक मुद्दा बन गए हैं, इशू बन गए हैं, ठीक है ना, जिसने भारत और नेपाल को यहाँ पे पॉलिटिकल बहस में उलझा दिया है। यानी कि भारत और नेपाल है जो अच्छे पड़ोसी और दोस्त है, वो तो क्या हो गए आपके यहाँ पे वापस है जो पॉलिटिकल डिबेट में क्या हो गए, उलझ गए हैं, यानी कि यहाँ पे वाद विवाद आपका शुरू हो गया है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हैव बीन है, अब ये किसके लिए आया है, तो इसका जो नाउन है ये देखिए ये यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं बी की, तो सबसे पहले तो आपका रिसरफेस, एक वर्ड आपका दे रखा है यहाँ पे रिसरफेस, ठीक है ना, ये वर्ड दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिसरफेस, इसका मतलब होता है रीअपीयर। रीअपीयर यानी कि कोई भी चीज़ है जो वापस आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, यानी कि ये बहस पहले भी हुई थी, बाद में छूट गई थी और वापस आके आपके सामने है जो क्या हो गई है, प्रकट हो गई है। तो रीसरफेस है, उसका मतलब क्या होता है, रीअपीयर होना, किसी चीज़ का वापस आपके सामने क्या हो जाना, प्रकट हो जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका हैव बीन रिसरफेस है, ठीक है ना, ये क्या चल रहा है आपका, पैसिव वॉइस चल रहा है। यहाँ पे क्लेम और काउंटर क्लेम से ये आपका नाउन है, ठीक है, और पैसिव वॉइस के हिसाब से देखोगे तो इसको आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया है, पर ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं, क्या है, नाउन है। इसका मतलब है यहाँ पे कि अपने को यहाँ पे पैसिव वॉइस की नीड नहीं है, ये अपना नाउन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्टिव वॉइस आना चाहिए, क्योंकि पैसिव और एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस होता है कि एक्टिव वॉइस में तो आपका एक्टिव कौन रहता है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना, और पैसिव वॉइस में कौन रहता है, आपका ऑब्जेक्ट रहता है, पर अपना तो सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे हैव बीन यहाँ पे रिसरफेस्ड है, तो उसकी जगह पैसिव वॉइस की जगह एक्टिव वॉइस आएगा, तो यहाँ से आपको बीन को हटा देना है, तो बीन यहाँ पे नहीं आएगा आपका, और ये आपका जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इसका मतलब है बी में भी क्या है आपका यहाँ पे एरर है। आगे अपन अगर मूव करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि आगे क्या है, सी और डी में से कौन सा आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, तो आगे बोला है इट इज़ नाउ ग्रेविएटिंग टुवार्ड्स ए confidential trend of popular politics. Therefore, it is pertinent to look at our South Asian mentalities. यहाँ पे आपको बोला गया है कि अब जो लोकप्रिय राजनीति के टकराव की जो प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो पॉपुलर क्या है कन्फ्रंटेशनल, यानी कि यहाँ पे जो टकराव हो रहे हैं, जो वाद विवाद हो रहे हैं, उनकी ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे। इसलिए हमारी जो दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशियन जो यहाँ पे मेंटलिटीज़ है, यानी कि जो हमारी मानसिकता है, वो क्या करी, उन पर अपने को क्या करना है, गौर करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन सी में देखें तो सी में आपका किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है, तो सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आगे रीड करें और डी में अगर अपन एरर ढूंढे तो क्या होगा, एज टू हाउ सच डिस्प्यूट आर हैंडल्ड रादर देन एड्रेस्ड विद द गिवन डिस्पेंसन ऑफ साउथ एशियन स्टेट क्राफ्ट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो ये है जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो वाद विवाद है, क्या दिखाते हैं, हमारी जो यहाँ पे साउथ एशियन जो मानसिकता है उन पर गौर करना उचित है, और दक्षिण एशियाई देशों की दी गई व्यवस्था के साथ इस तरह के विवादों को क्या करना, एड्रेस करना, हैंडल करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एड्रेस करने की बजाय क्या करना है, अपने को इसको संभालना है, हैंडल करना है, तो एड्रेस नहीं करना है यहाँ पे अपने को। तो देखिए एक वर्ड दे रखा आपको यहाँ पे डिस्पेंसन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो डिस्पेंसन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर चल रही जो पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्पेंसन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी आपका यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल जो इशू चल रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्पेंसन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, ठीक है, तो डिस्पेंसन है। अब यहाँ पे आपको दे रखा एड्रेस विथ, तो एड्रेस विथ है जो उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या दे रखा आपको यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका कोई भी यहाँ पे यूज़ सही नहीं रहेगा। तो विथ की जगह अपने को यहाँ पे क्या यूज़ करना है, या तो विथ इन करना है या फिर क्या करना है, अंडर करना है। तो इन दोनों का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। तो इसके लिए डी में भी आपका क्या हो गया है, एरर हो गया है कि यहाँ पे विथ है जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए यहाँ पे इसको भी समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है, द सिटी डेट गेव अस द वर्ड क्वारंटाइन नियरली 600 ईयर एगो इज वंस अगेन फेसिंग एन एपिडेमिक। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो जिस शहर ने हमें लगभग 600 साल पहले एक शब्द क्वारंटाइन शब्द दिया था, वह एक बार फिर से यहाँ पे एपिडेमिक यानी कि महामारी का सामना कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें द सिटी डेट गेव, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 600 ईयर्स एगो, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एकदम सही है। तो ये तो पास्ट की बात थी, अब ये फिर से कर रहा है यानी कि प्रेजेंट आ गया है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या क्या अपन ने इज़ लगाया है, ठीक है ना। तो ये तो पूरा सेंटेंस था आपका पास्ट का, लेकिन वही सिटी, ये जो सिटी है यही क्या कर रही है, वापस फेस कर रही है अभी, तो प्रेजेंट की बात है, इसके लिए वापस क्या लगाया है, इज़ लगाया है। तो आप बाद में ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस लगा के आप इसको भी वॉश कर दीजिए, नहीं, पहले वो फेस कर चुका है, अभी वापस कर रहा है। तो ये तो बात थी आपकी किसकी, पास्ट की, और अभी चल रही है आपकी प्रेजेंट की। तो इसके लिए ए में आपका किसी तरह का एरर नहीं है, तो अपना आंसर तो क्या हो गया, ए। अब आगे अपन रीड करते हैं और देखते हैं कि बाकी जो बचे हैं स्टेटमेंट उनमें क्या क्या एरर है। ऑन Feb 23, तो 23 फरवरी को ऑफिशियल्स है इन वीनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेनिस में जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया द फाइनल डे ऑफ इट्स कार्निवल फेस्टिवल। तो उनका जो कार्निवल फेस्टिवल का फाइनल डे था उसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। विच ब्रिंग्स होर्ड ऑफ टूरिस्ट टू द नोटोरियसली ओवरक्राउडेड लेगून सिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि
जो यहाँ पे नोटोरियस का मतलब क्या होता है? नोटोरियस का मतलब एक तरह से अपन बोलते हैं जो बहुत ही क्या हो, जो एक तरह से अगर कोई क्रिमिनल है जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार है तो उसको क्या बोलते हैं? नोटोरियस बोलते हैं। तो नोटोरियस का मतलब यहाँ पे सेंस लिया गया है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, ओवर क्राउडेड। अगर आप देखो कोरोना के समय में थोड़ी सी भी भीड़ होना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है। और वहाँ पे तो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, इसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है नोटोरियस। तो नोटोरियसली यहाँ पे क्या है आपका? तो यहाँ पे ओवर क्राउडेड है जिसको यहाँ पे क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका नोटोरियसली, ठीक है ना। तो नोटोरियस वर्ड है आपका, तो इसको आप नोट कर देना। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी यहाँ पे कुख्यात बोल सकते हैं इसको, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो क्रिमिनल होता है उसको अपन नोटोरियस बोलते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे जो बहुत ही खतरनाक भीड़ भाड़ वाले जो लेगून शहर में यहाँ पे जो टूरिस्ट है उनकी क्या लग गई थी? बहुत ही ज़्यादा भीड़ लेके आता है ये, जो ये कार्निवल फेस्टिवल है लोगों की बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़ लेके आता है। अब यहाँ पे अपन कुछ बातें समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रिंग्स होड ऑफ टूरिस्ट, ठीक है ना। एक वर्ड होता है आपका होड। तो होड का मतलब होता है यहाँ पे कि होड, तो इसका मतलब होता है कि वेरी लार्ज एंड एक्साइटेड क्राउड, यानी कि ऐसी भीड़ जो क्या हो? बहुत ही लार्ज हो और बहुत ही ज़्यादा क्या हो? एक्साइटेड हो, एनर्जेटिक हो, एक्साइटेड क्राउड। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं हम यहाँ पे होड। अब यहाँ पे देखिए कुछ फ्रेज होता है होड से रिलेटेड, आपके दो फ्रेज होते हैं, उनको समझ लेते हैं। पहले तो एरर आपका यही है, ये फ्रेज आपका क्या है? यहाँ पे रॉन्ग है। तो करेक्ट फ्रेज क्या होते हैं आपके? तो करेक्ट फ्रेज होते हैं, सबसे पहला तो आपका फ्रेज होता है यहाँ पे, अगर इसको यूज़ करना है तो पहला तो होगा आपका होड ऑफ टूरिस्ट। क्या होगा? ए होड ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। तो पहला तो क्या होगा? यहाँ पे होड ऑफ टूरिस्ट है, यानी कि इसके आगे ए लगा होता तो सही होता, या फिर अगर इसको ऐसे ही यूज़ करना है तो यहाँ पे हो जाता आपका, इसको प्लूरल बना देते हैं, होड्स ऑफ टूरिस्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे ओनली होड है तो आगे ए लगाना है, और अगर ए नहीं लगाना है तो यहाँ पे क्या कर देना आपको? इसको प्लूरल बना देना है, होड्स ऑफ टूरिस्ट करना है। तो ये दोनों फ्रेज करेक्ट होते हैं। तो पहले तो आपको पता चल गया कि बी में आपका एरर क्या था, ठीक है। अब आगे अपन मूव करते हैं, सी में क्या बोला है आपका। तो देखिए यहाँ पे द कोरोना वायरस कोविड-19 हैज़ अराइव्ड, यानी कि जो ये कोरोना वायरस है कोविड-19 वो आपका आ गया था। हैविंग फेस्ड विथ ए नोवल वायरस इट्स वर्थ reconsidering Italy's long experience with epidemics and heeding the lessons। अब पेंडेमिक की बात याद करो आप, ठीक है ना। इटली में बहुत ही ज़्यादा आपका भयंकर है जो इसका क्या हुआ था? इफेक्ट हुआ था कोरोना वायरस का, बहुत ही ज़्यादा लोग मरे थे वहाँ पे। अगर आपको आपको उस टाइम की न्यूज़ याद है तो उसी के बारे में बात की जाती है कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक नया वायरस का सामना करने के बाद यहाँ पे जो एपिडेमिक पेंडेमिक है, पेंडेमिक के साथ इटली के लंबे अनुभवों पर पुनर्विचार करना और सबक लेना उचित है, यानी कि हमको उससे समझना और सबक लेना चाहिए कि किस तरह से है जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर पेंडेमिक आया था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं किसकी? सी की। तो सी में भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अपन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी में क्या है आपका। तो सी में सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो विथ है, ठीक है ना। विथ के साथ आपको कभी भी हैविंग का यूज़ नहीं करना है। तो विथ के साथ में हैविंग का यूज़ क्या है? गलत है। तो यहाँ पे अगर इसको सही करना है तो इसके भी दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो आपका आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? हैविंग फेस्ड विथ ए नोवल वायरस। तो ये फ्रेज आपका यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट करने हैं तो दो तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो तरीका है आपका यहाँ पे कि इसको अपन लिख दे फेस्ड विथ ए नोवेल वायरस, या तो ऐसे कर दे, हैविंग को क्या कर दे अपन? हटा दे, ओमिट कर दे, ठीक है ना। और दूसरा है आपका यहाँ पे, अगर आपको यूज़ करना ही है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये यूज़ करना पड़ेगा कि हैविंग बीन फेस्ड विथ,
तो इस तरीके से आप हैविंग के साथ में क्या कर सकते हो, विद का यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये सी में आपका क्या हो गया, एरर हो गया है। ठीक है ना। तो ये बात आपको नोट करनी है, ये जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको लर्न करनी ही है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आगे अब डी की ओर मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे डी में क्या है आपका। तो देखिए, द एटियोलॉजिस, द कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है ना, तो एटियोलॉजिस का मतलब क्या होता है, जो बीमारी के कारण आपका होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एटियोलॉजिस बोलते हैं। ऑफ प्लेग एंड द प्रेजेंट कोरोना वायरस रिजेंबल ह्यूजली द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज आउटब्रेक्स रेजोनेट इन अलार्मिंग सिमिलर वेज। अब यहाँ पे आपको देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया है कि हालांकि जो प्लेग है और जो वर्तमान कोरोना वायरस है उसकी एटियोलॉजी यानी कि बीमारी के कारण बहुत हद तक क्या है यहाँ पे समान है, लेकिन इनके जो यहाँ पे आपके कॉन्सिक्वेंसेस है, आउटब्रेक्स है, यानी कि जो इनका जो प्रकोप है उससे जो यहाँ पे आपके सोशल इफेक्ट है बहुत ही खतरनाक रूप से समान तरीक़ों से यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आपके सिमिलर वेज में यहाँ पे क्या होते हैं, एक जैसे लगते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझो आप, इसमें क्या बोला गया है। ठीक है ना, तो मेंस के क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के बेस पे करने पड़ते हैं, ग्रामर से रिलेटेड कम आते हैं और आपकी रीडिंग बेस पे ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला आपको, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बोला है कि ये बोलना ऐसा चाहता है कि जो आपका जो प्लेग है और कोरोना वायरस है वो दोनों आपके अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो इफ़ेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, तो किसी भी प्लेग का और कोरोना वायरस का परिणाम क्या होता है, लोगों की मौत। तो इनके कॉन्सिक्वेंस तो क्या है, बहुत ही खतरनाक है और समान है, लेकिन दोनों बीमारियां क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है ना, तो यही बोलते हैं। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे रिजेंबल का मतलब तो क्या है, दोनों समान है। तो क्या प्लेग और कोरोना वायरस दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग बीमारी है आपकी। ठीक है ना, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस सेम है कि इनसे लोग मर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये रिजेंबल वर्ड आपका क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बात और ये बात, ये दोनों जो आपके यहाँ पे सेंटेंस फ्रेज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये अलग बात बोल रहा है कि दोनों बीमारी आपकी क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों का कॉन्सिक्वेंसेस, आउटब्रेक्स है, यानी कि जो प्रभाव है, जो परिणाम है, वो क्या है, सेम है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए कि दोनों बीमारियाँ तो क्या है, अलग अलग है। तो रिजेंबल का मतलब क्या होता है, सेम होना। तो इसके लिए यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, रिजेंबल की जगह ऐसा वर्ड आना चाहिए जो क्या दिखाए आपको, अलग अलग दिखाए। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे, डिफर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डिफर आएगा इसमें। तो ये आपका एरर किस में था, डी में था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे, लेट अस मेक नो मिस्टेक। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। फिर आपको बोला गया है यहाँ पे कोविड-19 इज फोर्सिंग ए पेंडेमिक शिफ्ट। तो यहाँ पे आपको बोला कोविड-19 है एक यहाँ पे जो लेके आया है, एक बदलाव के रूप में मजबूर कर रहा है अपने को। ठीक है ना, फोर्स कर रहा है अपने को यहाँ पे बदलाव के रूप में। वी आर अनलाइकली टू रिटर्न टू ए प्री कोरोना वायरस होमस्टेसिस आफ्टर द वॉर अगेंस्ट इट इज़ वॉन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसके खिलाफ अगर अपने को यहाँ पे वॉर जीतने के बाद हम कोरोना वायरस से पहले की स्थिति में वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, उभर नहीं पाएंगे, इस तरह से आपको बोला गया है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो अगेन आपका ए में किसी तरह का एरर नहीं है। तो ए क्या हो गया आपका, पहले तो आंसर हो गया, इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। तो सब कुछ अपनी जगह पे एकदम ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोविड-19 है, इज़ फोर्सिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है कि हमें क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, एकदम सही है। वी के साथ में क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो वी आर अनलाइकली टू रिटर्न, टू के बाद में वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, टू ए प्री कोरोना वायरस होमस्टेसिस आफ्टर द वॉर अगेंस्ट इट इज़ वॉन। ठीक है ना, तो यहाँ पे एकदम सही है। यहाँ पे ये क्या है, इस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस की बात की जाती है कि हमारे द्वारा जीता जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस एकदम अपनी जगह सही है। तो सब कुछ अपनी जगह सही है। तो पहले तो आपका ये क्या हो गया, नो एरर हो गया। अब आगे अपन रीड करते हैं जो आपका अगेन नो एरर है, कौन सा है, पी वाला, उसको भी अपन रीड करते हैं।
नो सेक्शन और सेक्टर इज गोइंग टू रिमेन अनटच्ड एंड अनअल्टरेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई भी आपका, ठीक है ना, तो कोई भी यहाँ पे सेक्शन है यानी कि कोई भी वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेक्शन का मतलब अमीर गरीब हो गया है, ठीक है ना, या फिर बूढ़ा जवान, मेल फीमेल, इस तरह का आपको बोलता है। तो कोई भी सेक्शन या फिर कोई भी सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका एरिया है, ठीक है ना, जैसे मान लो एजुकेशन का एरिया हो, ठीक है, टेक्सटाइल का एरिया हो, इस तरह से कोई भी एरिया हो, वो कोई भी है जो आपका इससे अनटच्ड का मतलब इसके ऐसा नहीं है कि इसके टच में नहीं आया है, सबको इसने क्या किया है, लपेटे में लिया है। और यहाँ पे अनअल्टरेड यानी कि अपरिवर्तित नहीं रहने वाला है, ठीक है ना, यानी कि सबको इसने क्या किया है, प्रभावित किया है। यहाँ पे ये बात बोली गई है आपकी। यहाँ पे आगे देखिए, बाय द डेविस्टेशन द नोवल कोरोना वायरस इज नाउ अनलिशिंग द वायरस इज गोइंग टू स्टे अराउंड ए वाइल। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कि अब नया कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है ना, यह वायरस कुछ समय तक रहने वाला है, यानी कि ये जो वायरस है अभी आपका कुछ समय तक रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे एरर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे कुछ बात समझने, कभी भी आपका ए वाइल है, ए वाइल कभी भी आपका प्रेपोजिशन के बाद आता है, ठीक है ना, फॉलो करता है किसको, प्रेपोजिशन को। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे अराउंड क्या है, प्रपोजिशन, उसके बाद में क्या आया, ए वाइल आया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपका प्रेपोजिशन होता है तो प्रेपोजिशन के बाद में आपका कभी भी आएगा तो क्या आएगा, फोर ए वाइल आएगा, ना कि ए वाइल आएगा। क्या आएगा, फोर ए वाइल आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी आपका ए वाइल नहीं आएगा, क्या आएगा, फोर ए वाइल आएगा। तो यहाँ पे टू स्टे अराउंड फोर ए वाइल आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो एरर कहाँ होगा यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा अराउंड फोर ए वाइल, यानी कि कुछ समय के लिए क्या करेगा, अभी रहेगा, अभी गया नहीं है, कुछ समय के लिए क्या करेगा, आपका रहेगा। तो यहाँ पे ये सेंस था। तो ये तो एरर हुआ आपका किस में, बी में। अब सी में देखते हैं आपका यहाँ पे, तो सी में क्या एरर हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इट्स एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, एनिहिलेशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तबाही करने वाला, तहस नहस करने वाला, एनिहिलेट करना, ठीक है ना। इन द नियर फ्यूचर इज ऑन द कार्ड्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कि अब नया कोरोना वायरस है, तो निकट भविष्य में इसका विनाश होने वाला है, यानी कि इसका क्या होगा, इट्स एनिहिलेशन, यानी कि इसका क्या, किसी चीज़ का विनाश कर देना, यानी कि आने वाले फ्यूचर में इसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, ठीक है ना। वैक्सीन्स आर गोइंग टू बी स्लो इन कमिंग, यानी कि जो वैक्सीन्स है वो क्या हो रही है, आने में देरी हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि सी में आपका क्या एरर हो सकता है। सबसे पहले देखिए आपका बी ऑन द कार्ड, यहाँ पे एक फ्रेज लिखा हुआ है आपका बी ऑन द कार्ड्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी घटना है, अभी कोई भी इवेंट है वो अभी होने को है, यानी कि टू बी लाइकली टू हैपन। तो कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है अभी होने को है, तो ये होता है बी ऑन द कार्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है इज ऑन द कार्ड्स, यानी कि बी का मतलब क्या होता है, आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो इज ऑन द कार्ड्स इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। और एनिहिलेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, वायरस को खत्म करना है, हराना है। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि वायरस है जो अभी क्या रहेगा आपका, थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर आपका वायरस है जो क्या रहेगा, थोड़ी देर रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको पहले ही बोला गया है, अगर आपने ध्यान से इसको रीड किया है और समझा है तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि द वायरस इज गोइंग टू स्टे अराउंड ए वाइल, यानी कि अभी कुछ समय तक रहेगा, यानी कि अभी तक अपन ने इसको खत्म नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि द वायरस इज गोइंग टू स्टे फॉर ए वाइल, यानी कि जो वायरस है अभी कुछ समय तक रहेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो अपन ने बोल दिया वायरस को अपन क्या कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि वायरस है जो क्या रहेगा, अभी थोड़ी देर तक रहेगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसके हिसाब से यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आपका जो फ्रेज बनेगा इज, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि ये फ्रेज बनेगा इज नॉट ऑन द कार्ड्स,
इसका मतलब क्या है कि वायरस अभी तक रहेगा, इसका खात्मा है जो अभी अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन कैसी है, स्लो है। तो स्लो है तो इसका मतलब अभी तक आपका चलेगा वायरस। फास्ट होता तो जल्दी इसको अपन हरा देते, तो इसका मतलब है कि खात्मा है जो होने वाला है, पर होने वाला नहीं है अभी, उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज़ नॉट ऑन द कार्ड्स, यानी कि अभी है जो अपन उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कितना लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन करना है, इतना डीप में जाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं, जो डी देखिए आगे डी में क्या है उसको भी अपन देखते हैं। तो डी में देखिए देयरफॉर इट्स टाइमिंग इज़ नॉट इमीडिएट, यानी कि आपको आगे बोला है कि इसलिए इस पर तुरंत काबू पाना संभव नहीं है, यानी कि इस पर अपन हाथों हाथ काबू नहीं पा सकते, समय लगेगा। ए सेकेंड वेव ऑफ आउटब्रेक इज ए रियल प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि इसकी जो दूसरी लहर है उसकी संभावना है जो कैसी है, वास्तविक है। ठीक है ना, तो रियल है। अब यहाँ पे देखिए, देखते हैं एरर क्या है आपका यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो रियल है ये क्या है आपका, यहाँ पे इसका यूज़ सही नहीं किया गया है, तो इसकी जगह आपका वर्ड आएगा रियलिस्टिक। क्या आएगा, रियलिस्टिक आएगा। तो इज ए रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो अब रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, तो रियलिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, एक्शन या कोई भी कंडीशन है उसको जैसा वो एक्चुअल में है वैसा बताने को क्या बोलते हैं अपन, रियलिस्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पे रियल नहीं आएगा, तो रियल की जगह क्या आएगा, रियलिस्टिक आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपका ये भी किस में है, डी में एरर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया था, ए हो गया था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, इसको भी रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए द टाइम टू स्पेंड इज नाउ नॉट लेटर, यानी कि जो टाइम अभी स्पेंड करना है अभी है, बाद में नहीं है, यानी कि जो भी समय स्पेंड करना है अभी कर लो, बाद में नहीं है। डू नॉट फ्राइटेंड इनटू इन एक्शन बाय कंसर्न ओवर द फिजिकल डेफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो फिजिकल डेफिशिएंट है, यानी कि जो आपका यहाँ पे घाटे की चिंताओं से भयभीत होकर, डर कर, यहाँ पे जो इनएक्टिव यानी कि निष्क्रियता में ना पड़े, यानी कि इनएक्टिव ना हो जाए, घाटे के नुकसान के चक्कर में है जो आप यहाँ पे इनएक्टिव, आपको इनएक्टिव नहीं होना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे देखिए डू नॉट फ्राइटन, तो ये यहाँ पे आपका कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर इसको कंस्ट्रक्शन सही करना है तो आपका यहाँ पे क्या होना, आपको डरना नहीं है, आपके द्वारा डरना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डू नॉट बी फ्राइटन। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही फ्रेज रहेगा। तो इसके लिए ये क्या हो गया, आपका एरर हो गया इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। तो आगे बोला है एड्रेस सच कंसर्न्स विथ ए क्रेडिबल प्रोग्राम टू लोअर द डेप्ट टू जीडीपी रेशियो ओवर द मीडियम टर्म। तो यहाँ पे आगे बोला गया है कि जो मीडियम टर्म में जो आपका यहाँ पे डेफिशिएट है, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपका ऋण है, जीडीपी अनुपात को कम करने के लिए एक यहाँ पे क्रेडिबल का मतलब जिसके ऊपर आप क्या कर सको, विश्वास कर सको, एक ऐसा प्रोग्राम है उसके साथ में ऐसी चिंताओं को दूर करें, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम लेके आना है जिस पर आप विश्वास कर सको। और ये जो आपका, ठीक है ना, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है उसको कम करने के लिए यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम की बात की गई है। आगे अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फिस्कल काउंसिल, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो सुपरविजन यानी कि देखरेख में एक फिस्कल काउंसिल है उसकी देखरेख में आपको बोला गया है फिल स्टेट गवर्नमेंट कॉफर्स बिकॉज दे आर मेजर स्पेंडर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि राज्य सरकार के खजाने को, ठीक है ना, कॉफर का मतलब क्या होता है, उनके खजाने को महसूस करना है, बिकॉज दे आर मेजर स्पेंडर, क्योंकि वे क्या है, प्रमुख खर्च करता है। अब यहाँ पे देखिए बी में, तो गवर्नमेंट के जो कॉफर यानी कि खजाना उसको फिल करना है, ठीक है ना। दो वर्ड होते हैं देखिए यहाँ पे, एक तो होता है फिल का मतलब क्या होता है, महसूस करना, और एक वर्ड होता है फिल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को भरना। तो सरकार का जो खजाना है उसको भरेंगे या फिल करेंगे, तो उसको तो भरना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे फिल आना चाहिए, ना कि फील आना चाहिए। तो ये एरर किस में है, आपका बी में है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे बोला है आपको प्रिपेयर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डेप्ट स्ट्रेस डेट विल सरफेस वंस
मोर्टेरिया इज़ ओवर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे जो डेब्ट स्ट्रेस चल रहा है, तनाव चल रहा है, उसको हल करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, जो एक बार यहाँ पे क्या करेगा, वो समाप्त होने के बाद में सामने आएगा। तो ये आपको बोला गया। अब यहाँ पे देखिए, बहुत बार मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये तो पकड़ में ही आना चाहिए, ये तो आपका है टू प्लस रिजॉल्व। तो आपको क्या बोला, हमेशा टू के बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्या बोलते हैं इसको अपन, बैन इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो टू के बाद में रिजॉल्व आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिजॉल्व आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एरर है, तो सब में एरर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं डी में एरर है या इसमें भी एरर नहीं है, देखते हैं। तो ध्यान से, एप्रिशिएट दैट रिफॉर्म्स आर ए फॉर्म ऑफ स्टिमुलस एज वेल, ठीक है ना। तो आपको बोला गया है यहाँ पे इस बात की सराहना करें कि सुधार भी प्रोत्साहन का क्या है, एक रूप है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो डी में आपका किसी तरह का एरर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे मूव करते हैं। तो इस टाइप का है जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको भी अपन रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपका क्या होगा। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, समझते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पे, द स्क्रैपिंग ऑफ द क्वेश्चंस आवर विल नॉट क्वाइट किल डेमोक्रेसी। यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन आवर में, यानी कि प्रश्न को समाप्त करने से लोकतंत्र पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यानी कि किसी क्वेश्चन को आप खत्म कर दोगे, किसी बात को दबा दोगे, तो उससे आपकी डेमोक्रेसी है जो खत्म नहीं होती है। बट इट विल बी बेटर टू रिटेन इट देन डिस्पेंस इट। द पेंडेमिक नाउ स्टैंड विथ। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, लेकिन यहाँ पे पेंडेमिक के बावजूद इसे खत्म करने की बजाय इसे बनाए रखना बेहतर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन ए की बात करें तो ए में एक वर्ड आया आपका डिस्पेंस। तो डिस्पेंस का मतलब क्या होता है, डिस्पेंस का मतलब होता है यहाँ पे आपका किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना, ब्रेक कर देना उसको, किसमें, टुकड़ों में बांटना, या फिर टू ग्रांट, किसी को माफ़ कर देना, या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, जो आपका वहाँ पे जो मेन होता है शासन करने वाला। तो यहाँ पे तो इस तरह का कोई भी आपका यहाँ पे बात नहीं की जा रही कि इसको तोड़ देना टुकड़ों में या इसको माफ़ कर देना, इस तरह की कोई बात नहीं आई है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो डिस्पेंस है, ये यहाँ पे क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। अब डिस्पेंस तो करेक्ट करना है इसको, तो क्या होगा, तो करेक्ट आएगा आपका यहाँ पे डिस्पेंस विथ। तो डिस्पेंस विथ का मतलब क्या होता है, तो डिस्पेंस विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उसको बनाए रखना है, जारी रखना है। तो जारी रखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्पेंस का मतलब तो उसको बांट देना, तोड़ देना टुकड़ों में, तो अपने को तोड़ना नहीं, उसको जारी रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्पेंस विथ आएगा। तो डिस्पेंस विथ का मतलब आता है टू गो विदाउट, या फिर आपका टू डू अवे विथ, यानी कि किसी काम को क्या करना, जारी रखना, यह आपका होता है। तो ये किस में एरर है, आपका ए में है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे। तो आगे आप रीड करेंगे, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्लियामेंट टू डू सर इट्स रोल ऑफ होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव टू अकाउंट एज इम्पोर्टेंट इट टास्क एज टू मेक लॉस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो संसद के लिए यह यहाँ पे कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने की अपनी भूमिका निभाने का अवसर है, जो कानून बनाने जितना ही महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि यहाँ पे लॉ बनाना है, उतना इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे कार्यपालिका को क्या करना है, यहाँ पे आपका जवाबदेह बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी में देखते हैं अपन, कुछ बातें और समझते हैं। तो देखिएगा बी में आपका सबसे पहले यहाँ पे अपन पढ़ते हैं एज कनेक्टर है आपका, यहाँ पे आपने देखा ही होगा इसका यूज़ क्या होगा। तो एज क्या करता है, आपका सेम पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपका यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दे रखा है एज इम्पोर्टेंट ए टास्क। अगर इसको आप देखो तो एज है, इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ, एज प्लस इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है आपका यहाँ पे, एडजेक्टिव है, और फिर ए टास्क क्या आया, आपका नाउन आया है। तो यानी कि एज के बाद में क्या है, आपका नाउन है। तो दूसरे एज के बाद में भी क्या आना चाहिए, आपका यहाँ पे नाउन आना चाहिए, ठीक
ठीक है ना। दूसरा एज के बाद में भी क्या आना चाहिए आपका, नाउन आना चाहिए। तो अब देखिए दूसरा एज है एज टू मेक लॉज। अब देखिए एज के बाद में टू मेक लॉज आए, 2 + V1 क्या होता है आपका, इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है आपका, इन्फिनेटिव होता है। तो अपने को तो यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए, इन्फिनेटिव नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एरर होगा, और इसकी जगह क्या आएगा आपका, इसकी जगह आएगा आपका एज मेकिंग लॉज, यानी कि कानून बनाना। तो यहाँ पे मेकिंग लॉज क्या होगा आपका, नाउन होगा। तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेकिंग लॉज आएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि बी में आपका क्या एरर है, ठीक है ना। आगे अपन रीड करते हैं, देखते हैं सी में क्या है आपका। यहाँ पे अपोजिशन, परसिस्ट आर प्रोटेस्टिंग लाउडली। तो यहाँ पे आपको बोला जो अपोजिशन है, विपक्षी दल जोर शोर से क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। बट मैनी स्टेट्स असेंबलीज आर मीटिंग फॉर जस्ट ए फ्यू डेज। और आपको बोला है लेकिन कई जो राज्य विधानसभाएं हैं केवल कुछ दिनों के लिए क्या कर रही है, कुछ दिनों के लिए ही बैठक कर रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सी में आपका किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है। तो अपना आंसर तो क्या हो गया, सी हो गया है, ठीक है। अब जो एरर फ्री पार्ट है उसको भी रीड कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल बी एबल टू रेज देयर कंसर्न्स इन द हाउस एंड नॉट एंड बी एबल टू क्वेश्चंस एंड कॉर्नर द गवर्नमेंट विच इज़ वेलकम। तो यहाँ पे आपको आगे बोला गया है कि जो संसद सदस्य सदन में अपनी चिंताओं को उठा सकेंगे और सरकार से सवाल पूछ सकेंगे तथा उसे घेर सकेंगे, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन करेंगे, उनको घेर सकेंगे, जो यहाँ पे वेलकम करने के लिए योग्य है, स्वागत करने योग्य है यहाँ पे, ठीक है। डी को रीड करते हैं यहाँ पे, मोर टू द पॉइंट डेट अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोडक्टिवली अवेल्ड इंस्टेंट ऑफ बीइंग वेस्टेड। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवसर का उपयोग यहाँ पे उत्पादक रूप से किया जाना चाहिए, न कि इसे बर्बाद करना चाहिए। यानी कि ये जो आपका मौका आया है इसका यूज़ करना है, ना कि इसको वेस्ट करना है। इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि आंसर तो सी मिल गया, यानी कि डी में कोई ना कोई एरर होगा आपका। अब डी में क्या एरर है वही समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक वर्ड है आपका अवेल, ठीक है। अब इस वर्ड के बारे में अपन समझते हैं कि सबसे पहले तो पहला अवेल के अपन यूज पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं आपके। तो देखिए जब अवेल आपका रिफ्लेक्सिव वर्ब हो, क्या हो, रिफ्लेक्सिव वर्ब हो, ठीक है। तो इसके साथ में आपका प्रेपोजिशन क्या आएगा, प्रेपोजिशन ऑफ के साथ में आएगा। तो जब आपका अवेल क्या होगा, रिफ्लेक्सिव वर्ब होगा, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ के साथ में आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अवेल ऑफ। तो अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को यूज़ करना, उसका फ़ायदा उठाना, ठीक है ना। दूसरा, अगर अवेल क्या हो आपका, पहले तो रिफ्लेक्सिव वर्ब पढ़ा है, अब अगर अवेल इंट्रांजिटिव वर्ब हो, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है, किसी की मदद करना, टू हेल्प, या फिर प्रॉफिट, या फिर होता है असिस्ट करना, किसी की सहायता करना, ये होता है। अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अवेल्ड आया है, इसका मतलब है कि किसी की मदद करना या किसी को असिस्ट करना, ये है। पर यहाँ पे तो अपन बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी का क्या करना है, अपने को यहाँ पे फ़ायदा उठाना, उसको यूज़ करना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे अवेल्ड ओनली नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा आपका अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ, ये आएगा। अवेल्ड के साथ में क्या आएगा, ऑफ आएगा, यानी कि इसको हमारे द्वारा, इस अपॉर्चुनिटी को हमारे द्वारा वेस्ट नहीं करना है, हमारे द्वारा इसका क्या करना है, यूज़ करना है, इसका लाभ उठाना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपने आज यहाँ से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। अब देखिए अपन पहला जो आपका पैटर्न था ये खत्म होता है। अब अगर आगे मूव करते हैं अपन पैटर्न नंबर 2 की ओर, तो देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको। देयर आर 3 स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो 3 स्टेटमेंट है, 3 पार्ट में डिवाइड है। दीज स्टेटमेंट ईदर कंटेन एन एरर और नॉट कंटेन एन एरर। अब तीनों पार्ट में या तो एरर होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, 2 कॉलम्स है, ठीक है ना। देयर आर 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स दे रखे हैं। कॉलम ए में तो आपके जो स्टेटमेंट है, और कॉलम बी में है कि कौन से पार्ट में एरर है, वो पार्ट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे यहाँ पे देखिए तीनों को रीड करना है और तीनों के कौन से पार्ट में आपका एरर है उसको क्या करना है, ऐसे मैच करना है जैसे भी आपके होते हैं। और जो मैच हो जाएगा वही क्या होगा, आपका
करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मेंस लेवल के। तो क्लासेस को आपको मिस नहीं करना है, इनको देखना है, रिवाइज करना है बार बार, और जितना पॉसिबल हो सके इनको शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और आपको यहाँ पे लाइक करना है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को भी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट को रीड करते हैं और देखते हैं क्या इसमें कोई एरर है या आपका नहीं है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द वेल्थ ऑफ ट्रैकिंग डाटा जनरेटेड बाय द टेक्नोलॉजी विल सून बी यूज्ड बाय coaches for tactical analysis and gog individuals athlete performance। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि विशेषज्ञों का मानना है कि जो यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा जो उत्पन्न ट्रैकिंग डाटा का उपयोग जल्द ही कोचों द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। किसके लिए? टैक्टिकल एनालिसिस के लिए, और यहाँ पे व्यक्तिगत एथलीट के प्रदर्शन के लिए यहाँ पे इस तरह से किया जाएगा, आपको ये बोला गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर आप ध्यान से देखो कि 4 आया है, तो 4 टैक्टिकल एनालिसिस एंड जुड़ा है, तो यहाँ पे 4 के बाद में कोई भी वर्ब आएगी। ठीक है ना। तो गॉग क्या होती है? एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है नापना, किसी चीज़ को मापना, मेजर करना, नापना। तो कभी भी प्रपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आती है तो वो क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे गॉग की जगह क्या आना चाहिए? गॉगिंग आना चाहिए। ठीक है। तो ए में कौन से पार्ट में एरर मिला आपको? ए में पार्ट मिला अपने को यहाँ पे सी में, और सी कहाँ है? आपका 6 में है। तो यानी कि पहला पेयर बनेगा आपका 1 और 6 का। अब 1 और 6 का बनेगा तो इसका मतलब ये सारे आपके कट गए हैं। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ये वाला 1 6 एंड 3 5 होगा। ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट में इसका मतलब है जो आपका कोई भी एरर नहीं है, तो इसको अपन रीड कर देते हैं और देखते हैं क्या सही बात है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे द डिसीजन इंक्लूड्स ए ट्रांजिशन कमिटी टू प्रिपेयर एलिमेंट्स रिलेटिंग टू द यहाँ पे ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द न्यू फंडिंग अरेंजमेंट्स टू बी अडॉप्ट एट COP28। तो यहाँ पे आपको बोला है कि निर्णय में यहाँ पे आपको ट्रांजिशनल कमिटी, ठीक है ना, उसका गठन किया, यहाँ पे इसमें क्या है? शामिल किया गया है, जो कि आपका COP28 में अपनाई जाने वाली यहाँ पे जो स्पेशल व्यवस्था है उसके संचालन से संबंधित तत्वों को क्या करेगी? तैयार करेगी। तो इसमें किसी प्रकार का आपका एरर नहीं है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो थर्ड में देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है ऑन नवंबर 14 यानी कि 14 नवंबर गूगल रीच्ड एन आर्ग्यूमेंट विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ 40 US स्टेट्स टू पे ए हिस्टोरिक $391.5 million सेटलमेंट ओवर इट्स लोकेशन ट्रैकिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको बोला गया कि 14 नवंबर को जो गूगल ने जो अमेरिकी राज्यों के अटॉर्नी जनरल के साथ एक समझौता किया था, उसके तहत उन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ पे आपकी लोकेशन ट्रैकिंग जो यहाँ पे किया जाता है उसके लिए यहाँ पे आपका ऐतिहासिक $391.5 million का भुगतान किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कितने अटॉर्नी जनरल है आपके यहाँ पे 40 है। तो 40 है तो यहाँ पे जनरल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जनरल्स होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे एरर किस में है? बी में। बी का मतलब किस में है? 5 में। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो 9 में देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, तो 9 में बोला गया है आपका इन द एंटायर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस द डेवलप्ड कंट्रीज हैव कंसिस्टेंटली अपोज्ड बीइंग मेड लिएबल फॉर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका एंटायर क्लाइमेट चेंज है उस नेगोशिएशन यानी कि बातचीत में विकसित देशों ने लगातार उत्तरदायी बनाए जाने का विरोध किया है, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित यहाँ पे क्या है? आपके एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स का मतलब क्या होता है? आपके खिलाफ, प्रतिकूल प्रभाव है यहाँ पे। ठीक है ना, आपके पक्ष में नहीं है प्रभाव। अगर यहाँ से देखें अपन, ए में किसी तरह का एरर नहीं है तो ए आपका करेक्ट है। तो यानी कि 1 किसी में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड को देखते हैं अपन। द सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स टू अपील्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें टू अपील्स टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज अंडर ए स्पेशल लॉ इन अनदर बिड टू प्रोवाइड लीगल सेक्शन टू वाइडिंग सोशल कस्टम्स। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो टू अपील्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष कानून के तहत समलैंगिक विवाह की अनुमति देने की अपील पर सरकार से जवाब मांगा है। व्यापार सामाजिक रीति रिवाजों को कानूनी मंजूरी प्रदान करने के एक और प्रयास में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो अपील से सेकंड का क्या होगा, तो सेकंड का क्या होना चाहिए आपका, बी होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड का बी किस में है, 5 में। क्या 2 और 5 का कहीं पेयर दिख रहा है आपको, 2 और 5 का तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है, पर 1 में किसी तरह का आपका एरर नहीं है। तो अभी आगे देखते हैं, ठीक है ना। 2 के बाद में हमेशा क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए आपकी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन और क्या होगा आपका यहाँ पे। द उत्तराखंड हाई कोर्ट लास्ट वीक स्टेड टिल December 15 ऑल फर्दर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन जिलिंग स्टेट ए स्मॉल हेमलेट इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह तक रोक लगा दी थी कि 15 दिसंबर नैनीताल जिले के एक छोटे से गांव जिलिंग स्टेट में होने वाली सभी निर्माण गतिविधियां उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में रोक लगा दी थी। तो देखिए थर्ड में भी किसी तरह का एरर नहीं है। तो यहाँ पे तो देखिए फिलहाल अपने को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो पर इसके हिसाब से तो आपको पता चल गया कि इसमें एरर है, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, कोई नहीं, अपने को यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए, अपने को सीखने पे, लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जिसी तरह देखिए 2 अलाउ है तो 2 अपील आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन मैच नहीं किया तो कोई नहीं, अपन ने सीख लिया यहाँ पे। आगे देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसके जो 10 क्वेश्चन है वो अपन कल करेंगे अगले पार्ट में, नहीं तो सेशन आपका है तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अपने को लंबा नहीं करना है, आराम से छोटे छोटे पार्ट में समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं क्या बोला है। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसको रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। इन द न्यू गाइडलाइंस वेबसाइट हैव टू मेक श्योर दैट all systems have anti-fraud mechanism in place to protect personal data from internal and external fraud। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो नए आपके यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं कि वेबसाइटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रणालियों में धोखाधड़ी रोधी तंत्र, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे होने चाहिए ताकि जो यहाँ पे जो पर्सनल डाटा है आपका, ठीक है ना, तो पर्सनल डाटा को यहाँ पे आंतरिक और बाहरी यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो फ्रॉड होते हैं उनसे बचाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ए में आपका किसी तरह का एरर नहीं है, ये अपनी जगह क्या है, एकदम सही है, ठीक है ना। अब बी में अपन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नोट डेट एप्स डेट लेट यूजर्स कनेक्ट स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स टू वायरलेस ईयरप्लग्स कैन रिकॉर्ड कन्वर्सेशन एंड इज वनरेबल टू हैक। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि साइबर सिक्योरिटी जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ऐसे ऐप जो उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन या लैपटॉप को वायरलेस ईयरप्लग से कनेक्ट करने देते हैं वे बातचीत रिकॉर्ड करता है और हैक होने की संभावना होती है। अब यहाँ पे देखिए आपका इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नोट डेट जो एप्स है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है आपका एप्स है, ठीक है ना। तो किन को हैक कर, तो कौन है जो आपका यहाँ पे हैक करता है, एप्स हैक करते हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या है आपका इज, तो इज है, तो इज तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए अपन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पर उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए अपना, उसके हिसाब से तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका यूज़ होना चाहिए आर, तो इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा। तो एरर किस में आपका सी पार्ट में है, तो यानी कि 2 और 6 का पेयर बनेगा। अब 2 और 6 का किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो यानी कि ये हो सकता है। 3 और 5 को चेक कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस लीडर शशि थरूर्स रिसेंट हेक्टिक 5-day Malabar tour that has got the party's Kerala leadership hot under the collar is intricate connected to the party's Delhi interviews and the event that followed his unsuccessful run in the Congress presidential election। तो यहाँ पे बोला है कि कांग्रेस नेता जो शशि थरूर ने हाल ही में 5 दिवसीय मालाबार दौरे ने पार्टी के केरल नेतृत्व को चिंतित कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो केरल का जो लीडरशिप है उसको क्या कर दिया, बहुत ही समस्या में डाल दिया है। पार्टी की जो दिल्ली साजिशों और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उनकी असफलता के बाद की घटनाओं से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये बोला जा रहा है इनका जो ये टूर था मालाबार का, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन
तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो 3 और 5 है। तो देखिए यहाँ पे यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो बी में यहाँ पे कहाँ एरर बनेगा, तो देखिए इज इंट्रिकेट कनेक्टेड, तो कनेक्टेड वर्ब है, इसको पहले एम्फोसाइज करने के लिए क्या चाहिए आपको, एडवर्ब चाहिए। तो इंट्रिकेट आपका एडवर्ब नहीं है, तो इसको एडवर्ब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंट्रिकेटली। इंट्रिकेटली क्योंकि आपका वर्ब को एम्फोसाइज करेगा कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। तो यहाँ पे बी में एरर हो गया, इसका मतलब है जो अपना जो आंसर था कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। और इस शानदार सेशन बहुत ही आपका लोडेड सेशन था, तो इसको आराम से कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपको देखना है और साथ ही वीडियो को पूरा देख के कमेंट करना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। तो वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।